शिखा को नीचे से ऊपर तक प्रशंसा भरी नजरों से देखने के बाद रवि ऊंचे स्वर में सविता से बोला, भाभी, आपकी बहन सुंदर तो है पर आपसे ज्यादा नहीं। गलत बोल रहा है मेरा भाई, राकेश ने हंसते हुए कहा। अरे यह तो सविता से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लगता है शिखा को देखकर देवर जी की आंखें चौंधिया गई हैं। सविता ने रवि को छेड़ा। भाभी, उल्टे मेरी स्मार्टनेस ने शिखा को जबरदस्त शौक लगाया है। देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखे जा रही है। रवि ने बड़ी अकड़ के साथ अपनी कमीज का कॉलर ऊपर किया। जवाब में शिखा पहले मुस्कुराई और फिर बोली, जनाब, आप अपने बारे में काफी गलत फहमियां पाले हुए हैं। चिड़ियाघर में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अजीबोगरीब जानवरों को उनकी स्मार्टनेस के कारण थोड़े ही देखते हैं। वेरी गुड साली साहिबा, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। राकेश तालियां बजाने लगा। शिखा, गलत बात मुंह से ना निकाल। अपनी मुस्कुराहट को काबू में रखने की कोशिश करते हुए सावित्री ने अपनी छोटी बहन को हल्का सा डांटा। आंटी, डांटिए मत अपनी भोली बेटी को। मैंने जरा कम तारीफ की इसीलिए नाराज हो गई है। गलत फहमियां पालने में माहिर लगते हैं आप तो। शिखा ने रवि का मजाक उड़ाया। आई लाइक इट भाभी। रवि सविता की तरफ मुड़कर बोला, हंसी मजाक करना जानती है आपकी मिर्च सी तीखी ये बहन। तुम्हें पसंद आई है शिखा? सविता ने हल्के फुल्के अंदाज में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। चलेगी, रवि लापरवाही से बोला। आप लोग चाहें तो घोड़ी और बैंड बाजे वाले को एडवांस दे सकते हैं। एक और गलतफहमी पैदा कर ली आपने। कमाल के इंसान हैं आप भी। शिखा ने मुंह बिगाड़कर जवाब दिया और फिर हंस पड़ी। भाभी, आपकी बहन शर्मा कर ऐसी बातें कर रही है। वैसे तो अपने सपनों के राजकुमार को सामने देखकर मन में लड्डू फूट रहे होंगे। रवि ने फिर कॉलर खड़ा किया। इनका रोग ला इलाज लगता है। जीजू, इन्हें शीशे के सामने ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह तो किसी दिमाग के डॉक्टर को इन्हें दिखाने की भी है। आप सब मेरी सलाह पर विचार करें। तब तक मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ड्राइंग रूम से हटने के इरादे से शिखा रसोई की तरफ चल पड़ी। शर्मो हया के चलते हाँ कहने से चूक गई तो मैं हाथ से निकल जाऊंगा शिखा। रवि ने उसे फिर छेड़ा। जवाब में शिखा ने जीभ दिखाई तो ठहाकों से कमरा गूंज उठा। रवि अपनी सविता भाभी का लाडला देवर था। उसकी अपनी बहन शिखा के सामने प्रशंसा करते सविता की जबान न थकती थी। अपनी बड़ी बहन सविता की शादी की तीसरी सालगिरह के समारोह में शामिल होने के लिए शिखा अपनी मां सावित्री के साथ दिल्ली आई थी। सविता का इकलौता इंजीनियर देवर रवि मुंबई में नौकरी कर रहा था। वो भी सप्ताह भर की छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंचा था। सविता और उसके पति राकेश के विशेष आग्रह पर रवि और शिखा दोनों इस समारोह में शामिल हो रहे थे। जब वे पहली बार एक दूसरे के सामने आए तब सविता, राकेश और सावित्री की नजरें उन्हीं पर जम गई। राकेश अपनी साली का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो चाहता था कि शिखा भी उनके घर की बहू बन जाए। अपने दामाद की इस इच्छा से सावित्री पूरी तरह सहमत थी। देखे भाले इज्जतदार घर में दूसरी बेटी के पहुंच जाने पर वो पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाती। सावित्री जी, राकेश और सविता को उम्मीद थी कि लड़का लड़की यानी रवि और शिखा इस बार की मुलाकात में उनकी पसंद पर अपनी रजामंदी की मोहर जरूर लगा देंगे। रवि ने अपनी बातों और हाव भाव से साफ कर दिया कि शिखा उसे पसंद आ गई है। उसका दीवानापन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि शिखा की हाँ के प्रति उसके मन में कोई शक नहीं है। अपने भैया भाभी का लाडला रवि शिखा को छेड़ने का कोई मौका नहीं चूक रहा था। उस दिन शाम को शिखा अपनी बहन का खाना तैयार कराने में हाथ बटा रही थी तो रवि भी वहां आ पहुंचा। शिखा, मेरी रुचियां भाभी को अच्छी तरह मालूम है। वे जो बताएं उसे ध्यान से सुनना। रवि ने आते ही शिखा को छेड़ना शुरू कर दिया। आपको मेरी एक तमन्ना का शायद पता नहीं है। शिखा का स्वर भी फौरन शरारती हो उठा। तुम इसी वक्त अपनी तमन्ना बयान करो। शिखा, बंदा उसे जरूर पूरी करेगा। मैं दुनिया की सबसे घटिया कुक बनना चाहती हूँ और इसीलिए अपनी माँ या दीदी से
पाक कला के बारे में कुछ भी सीखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये तो टेंशन वाली बात है। मैं तो अच्छा खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। मैं कब कह रही हूँ कि आप इस तरह का शौक ना पालिए, पर तुम अच्छा खाना बनाना सीखोगी नहीं तो हमारी शादी के बाद मेरा ये शौक पूरा कैसे होगा। रवि साहब, बात बात पर गलत फहमियां पाल लेने में समझदारी नहीं। अब शर्माना छोड़ भी दो शिखा। तुम्हारी मम्मी, भैया, भाभी और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो तुम क्यों जबरदस्ती की ना पर अड़ी हो। जब लड़की नहीं राजी तो क्या करेगा लड़का और क्या करेंगे काजी। अपनी इस अदाकारी पर शिखा जोर से हंस पड़ी। रवि उससे हार मानने को तैयार नहीं था। उसने और ज्यादा जोर शोर से शिखा को छेड़ना जारी रखा। अगले दिन सुबह सब ने सविता और राकेश को उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान भी रवि और शिखा में मीठी नोकझोंक चलती रही। अपने असली मनोभावों को शिखा ने उस दिन दोपहर को अपनी माँ और दीदी के सामने साफ साफ प्रकट कर दिया। देखो, रवि वैसा लड़का नहीं है जैसा मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखती आई हूँ। उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शिखा ने सख्त लहजे में उन्हें अपना फैसला सुना दिया। क्या कमी नजर आई है तुझे रवि में? सावित्री ने चिढ़कर पूछा। माँ, रवि जैसे दिलफेंक आशिक मैंने हजारों देखे हैं। सुंदर लड़कियों पर लाइन मारने में कुशल युवकों को मैं अच्छा जीवन साथी नहीं मानती। शिखा, रवि के अच्छे चरित्र की गारंटी मैं लेती हूँ। सविता ने अपनी बहन को समझाने का प्रयास किया। दीदी, आपके सामने वो रहता ही कितने दिन है। पहले बेंगलुरु में पढ़ रहा था और अब मुंबई में नौकरी कर रहा है। उसकी असलियत तुम कैसे जान सकती हो? तुमसे तो ज्यादा मैं ही उसे जानती हूँ। बिना किसी सबूत उसे कमजोर चरित्र का मानकर तुम भारी भूल कर रही हो शिखा। दीदी, मैं उसे कमजोर चरित्र का नहीं मान रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस जैसे दिलफेक व्यक्तित्व वाले लड़के आमतौर पर भरोसेमंद और निभाने वाले नहीं निकलते। फिर जब मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह जानती समझती नहीं हूँ तो उससे शादी करने को हाँ कैसे कह दूँ। आप लोगों ने अगर मुझ पर और दबाव डाला तो मैं कल ही घर लौट जाऊंगी। शिखा की इस धमकी के बाद उन दोनों ने नाराजगी भरी चुप्पी साध ली। सविता ने शिखा का फैसला राकेश को बताया तो राकेश ने कहा उसे इनकार करने का हक है। सविता, इस विषय पर हम बाद में सोच विचार करेंगे। मैं रवि से बात करता हूँ। तुम शिखा पर किसी तरह का दबाव डालकर उसका मूड खराब मत करना। पति के समझाने पर फिर सविता ने इस रिश्ते के बारे में शिखा से एक शब्द भी नहीं बोला। राकेश ने अकेले में रवि से कहा, भाई, शिखा को तुम्हारी छेड़छाड़ अच्छी नहीं लग रही है। उससे अपनी शादी को लेकर हंसी मजाक करना बंद कर दो। लेकिन भैया, उससे तो मेरी शादी होने ही जा रही है। रवि की आंखों में उलझन और उदासी के मिले जुले भाव उभरे। सोच तो हम भी यही रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला तो शिखा का ही माना जाएगा ना। तो क्या उसने इनकार कर दिया है? हाँ, पर तुम दिल छोटा ना करना। ऐसे मामलों में जबरदस्ती दबाव बनाना उचित नहीं होता है। मैं समझता हूँ भैया, शिखा को शिकायत का मौका मैं अब नहीं दूंगा। रवि उदास आवाज में बोला। शाम को शादी की सालगिरह के समारोह में राकेश के कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार, दोस्त सब आमंत्रित थे। घर के सदस्यों ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी, पर कोई भी खुलकर हंस बोल नहीं पा रहा था। रवि ने एकांत में शिखा से सिर्फ इतना कहा, मैं सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया था। मेरी जिन बातों से आपके दिल में दुख और नाराजगी के भाव पैदा हुए, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपकी किसी बात से दुखी या नाराज नहीं हूँ। आपके और मेरे अपनों के प्रति उत्साह के कारण जो गलतफहमी पैदा हुई उसका मुझे अफसोस है। रेखा ने मुस्कुराकर रवि को सहज करने का प्रयास किया, पर असफल रही, क्योंकि रवि और कुछ बोले बिना उसके पास से हटकर घर आए मेहमानों की देखभाल करने में व्यस्त हो गया। उसके हाव भाव देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। इन जनाब की लटकी सूरत सारा दिन देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ को समझाकर मैं कल की ट्रेन से घर लौटने का इंतजाम करती हूँ। मन ही मन यह फैसला करने में शिखा को ज्यादा वक्त नहीं लगा, मगर उसे अपनी माँ से इस विषय पर बात करने का मौका ही नहीं मिला और इसी दौरान एक दुर्घटना घटी और सारा माहौल तनावग्रस्त हो गया।
आखिरी मेहमानों को विदा करके जब सविता लौट रही थी तो रास्ते में पड़ी ईंट से ठोकर खाकर धड़ाम से गिर गई। सविता के गर्भ में 6 महीने का शिशु था। काफी इलाज के बाद वो गर्भवती हो पाई थी। गिरने से उसके पेट में तेज चोट लगी थी। चोट से पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद हल्का सा रक्तस्राव हुआ तो गर्भपात हो जाने का भय से सबके होश उड़ गए। राकेश और रवि सविता को फौरन नर्सिंग होम ले गए। सावित्री जी और शिखा घर पर ही रही और कामना कर रही थी कि कहीं कोई और अनहोनी ना घटे। सविता की हालत ठीक नहीं है, गर्भपात हो जाने की संभावना है। यह खबर राकेश ने टेलीफोन द्वारा सावित्री जी और शिखा को दे दी। माँ बेटी दोनों की आंखों से नींद छूमंतर हो गई। दोनों की आंखें रह रहकर आंसुओं से भीग जाती। सुबह 7 बजे के करीब रवि अकेला लौटा। उसकी सूजी आंखें साफ दर्शा रही थी कि वो रात भर जागा भी है और रोया भी है। सविता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह खबर इन दोनों को सुनाते हुए उसका गला भर आया था। फिर रवि जल्दी से नहाया और सिर्फ चाय पीकर नर्सिंग होम लौट गया। उसके जाने के आधे घंटे बाद राकेश आया तो उसका उदास थका चेहरा देखकर सावित्री जी रो पड़ी। राकेश बहुत थका हुआ था। वो कुछ देर आराम करने के इरादे से लेटा था पर गहरी नींद में चला गया। 3-4 घंटों के बाद सावित्री जी ने उसे उठाया। नाश्ता करने के बाद सावित्री और राकेश नर्सिंग होम चले गए। शिखा ने सबके लिए खाना तैयार किया पर शाम के 5 बजे तक रवि, राकेश या सावित्री जी में से कोई नहीं लौटा। चिंता के मारे अकेली शिखा का बुरा हाल हो रहा था। करीब 7 बजे राकेश और सावित्री जी लौटे। उन्होंने बताया कि रवि 1 मिनट को भी वहां से हटने को तैयार नहीं था। सुबह से भूखे रवि के लिए राकेश खाना ले गया। फोन पर जब शिखा को अपने जीजा से यह खबर मिली कि रवि ने अभी तक खाना नहीं खाया है और ना ही वो आराम करने के लिए रात को घर आएगा तो उसका मन दुखी भी हुआ और उसे रवि पर तेज गुस्सा भी आया। खबर इस नजरिए से अच्छी थी कि सविता की हालत और नहीं बिगड़ी थी। उस रात भी रवि और राकेश दोनों नर्सिंग होम में रुके। शिखा और सावित्री जी ने सारी रात करवटें बदलते हुए काटी। सुबह सावित्री जी पहले उठी। शिखा करीब घंटे भर बाद उसने खिड़की से बाहर झांका तो बरामदे के फर्श पर रवि को अपनी तरफ पीठ किए बैठा पाया। अचानक रवि के दोनों कंधे अजीब से अंदाज में हिलने लगे। उसने अपने हाथों से चेहरा ढांप लिया। हल्की सी जो आवाजें शिखा के कानों तक पहुंची उन्हें सुनकर उसे यह फौरन पता लग गया कि रवि रो रहा है। बेहद घबराई शिखा दरवाजा खोलकर रवि के पास पहुंची। उसके आने की आहट सुनकर रवि ने पहले आंसू पोंछे और फिर गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। रवि का थका मुरझाया चेहरा देखकर शिखा का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी की तबीयत? शिखा रुआंसी होकर अपना सवाल पूरा भी ना कर पाई। भाभी अब ठीक है, खतरा टल गया है। रवि ने मुस्कुराते हुए उसे अच्छी खबर बताई। तो तुम रो क्यों रहे हो? आंसू बहा रही शिखा का गुस्सा करने का प्रयास रवि को हंसा गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं शिखा जी। रवि ने अचानक फिर आंखों में छलक आए आंसुओं को पोंछा। मैं शिखा हूँ, शिखा जी नहीं। मन में गहरी राहत महसूस करती शिखा उसके बगल में बैठ गई। मेरे लिए शिखा जी कहना ही उचित है, रवि ने धीमे स्वर में कहा। जी नहीं, आप मुझे शिखा ही बुलाएं। शिखा का स्वर अचानक शरारत से भर उठा। और मुझसे नजरें चुराते हुए ना बोले और ना ही मैं आपको ठंडी सांसें भरते हुए देखना चाहती हूँ। वो सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें दिल से दूर करने में कष्ट तो होगा ही। रवि ने एक और ठंडी सांस भरी। वो कोशिश भी छोड़िए जनाब, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ कि इस दिलफेक आशिक का स्वभाव रखने वाले इंसान का दिल बड़ा ही संवेदनशील है, कहकर शिखा ने अचानक रवि का हाथ उठाकर चूम लिया। रवि मारे खुशी के फूला नहीं समाया। फिर अचानक गंभीर दिखने का नाटक करते हुए बोला, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि जो लड़की जरा सी भावुकता के प्रभाव में आकर लड़के का हाथ फट से चूम ले, उसे जीवन संगिनी बनाना क्या ठीक होगा? मुझ पर इन व्यंगों का अब कोई असर नहीं होने वाला। शिखा ने एक बार फिर उसका हाथ चूम लिया, क्योंकि आपकी इस सोच में कोई सच्चाई नहीं है। और
और क्या? रवि ने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए पूछा। अब तो तुम्हें हम दिल दे ही चुके सनम। शिखा ने अपने दिल की बात कही और फिर शर्मा कर रवि के सीने से लग गई।